ओके, तो अब इन सब पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं हम। तो अपन आपकी रेट से कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। हमने स्ट्रिंग के मोड्स ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीट करे थे और अब इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं अपन। चलिए जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो मैंने आपको एक मॉड्यूल शेयर करा था, वो उसमें क्वेश्चन जो है वो आपकी रेंज जैसे क्वेश्चन से, तो उसी के मॉड्यूल के क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, है ना। तो आप अगर देखें, इसमें जो बिगिनर बॉक्स 4 है वो है स्ट्रिंग पे स्टैंडिंग वेव वाले क्वेश्चंस। तो BB4 का जैसे पहला क्वेश्चन जो है वो अगर ट्राई करें अपन, आप देखिए जरा बिगिनर बॉक्स 4 का पहला क्वेश्चन। बिगिनर बॉक्स 4 का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आप? बिगिनर बॉक्स 4 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। चलो मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन आपके लिए। अ कॉर्ड अटैच टू अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग होना चाहिए वहां पे। फॉर्म डिवाइड्स इट इन इट्स 6 लूप विद टेंशन इज 36 न्यूटन। द टेंशन एट विच इट विल वाइब्रेट इन 4 लूप। एक कॉर्ड है, उसे हमने एक वाइब्रेटिंग फोर्क से कनेक्ट कर रखा है, ट्यूनिंग फोर्क से कनेक्ट कर रखा है, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क से कनेक्ट कर रखा है। ट्यूनिंग फोर्क क्या होता है? ट्यूनिंग फोर्क एक इस तरह का शेप का हमारे पास एक डिवाइस होता है, जिसकी ये जो दो आर्म्स है ना, इसको बोलते हैं दो उसके आर्म्स या प्रोंग्स। ये इसका एक प्रोंग है, ये इसका एक प्रोंग है। ये प्रोंग्स एक्चुअली वाइब्रेट करते हैं। इनके जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी होती है वो लिखी रहती है इसके ऊपर। हमें पता रहती है कि किस फ्रीक्वेंसी से यहाँ वाइब्रेशन होगा। तो ट्यूनिंग फोर्क की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है वाइब्रेशन की। अब बोला कि कॉर्ड है जिसको एक वाइब्रेटिंग फोर्क से अटैच कर रखा है, वो उसको 6 लूप में डिवाइड करा रहा है। तो हमारी रोप है ना, इससे अटैच होने की वजह से 6 लूप बन रहे रोप में। तो रोप में कुछ ऐसे वाइब्रेशन होना चाहिए कि उसमें 6 लूप बन रहे हैं। इसका मतलब उसमें, अच्छा कुछ कहा नहीं कॉर्ड कौन सी है, तो अपन मान लीजिए दोनों एंड पे फिक्स है। जब कुछ कहा नहीं तो दोनों एंड पे फिक्स स्टैंडर्ड केस होता है। किसी भी रस्सी को दोनों एंड पे फिक्स रखना नॉर्मल, अपन यही करते हैं। तो ये 6 लूप में वाइब्रेट हो रही है। पहले लूप में वाइब्रेट होती थी तो इसके अंदर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बनती है। 2 लूप होते हैं तो 2 टाइम फंडामेंटल, 3 होते हैं तो 3 टाइम फंडामेंटल। 6 लूप बन रहे हैं, मतलब अभी जो फ्रीक्वेंसी है वो 6 टाइम फंडामेंटल है। तो फ्रीक्वेंसी जो अभी है वो 6/12 इंटू वेव वेलोसिटी, जिसको अपन √T/μ लिख सकते हैं। ये हमारे पास कंडीशन होना चाहिए। अब क्या बोल रहे हैं कि टेंशन इनको चेंज करना है जिससे 4 ही लूप बने। तो सेम फ्रीक्वेंसी से 4 लूप बनना चाहिए। सेम फ्रीक्वेंसी से 4 लूप बनना चाहिए, तो 4 लूप बनेंगे तो अपन बोल सकते हैं 4/12 इंटू √T'/μ। ऐसा कुछ होना चाहिए फ्रीक्वेंसी। 4 लूप बन रहे हैं तो, है ना, क्योंकि फंडामेंटल का 4 टाइम होगा तो 4 लूप बनेंगे। तो 4/12 इंटू √T/μ ऐसा होना चाहिए वो फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी सेम है, वही ट्यूनिंग फोर्क है, बस टेंशन चेंज कर दी है। तो आप इन दोनों चीज को इक्वेट कर सकते हो बिकॉज फ्रीक्वेंसी सेम है। अगर इक्वेट करेंगे तो देखो आप हमारे पास नीचे लिखा है √6 इंटू √T, बाकी सब सेम है ऊपर, और ऊपर 4 इंटू √T' लिखा है। तो इन्हें इक्वेट कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो 3/2 का स्क्वायर 9/4 T, ये आ रहा है T'। ये आ गया टेंशन का आंसर। पुराना टेंशन 36 था, वो 36 रख दो यहाँ, तो नया टेंशन मिल जाएगा आपको। आ रहा है समझ में? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं इसके ऊपर। जैसे एक आध क्वेश्चन और देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते सर हैं। हाँ बोलिए। सर ये क्वेश्चन में जो स्टार्टिंग की जो लैंग्वेज थी ना सर, एक बार वो रिपीट कर दी सर। क्वेश्चन में कहा था कि वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, जस्ट सेकंड फिर से पढ़ देता हूं मैं। कॉर्ड अटैच टू वाइब्रेटिंग फोर्क, वो FORM लिखा है ना, वो फोर्क होना चाहिए था। अ कॉर्ड अटैच टू वाइब्रेटिंग फोर्क, डिवाइड इट इनटू 6 लूप। तो एक कॉर्ड है जो एक फोर्क से अटैच है, ट्यूनिंग फोर्क से। ट्यूनिंग फोर्क क्या होता है, मैंने अभी बनाया था डायग्राम। ट्यूनिंग फोर्क से अटैच है, जिससे क्या हो रहा है कि इस रोप पर 6 लूप बन रहे हैं। तो ये थी स्टार्टिंग लैंग्वेज इसकी। यस सर, क्लियर। चलो और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं अब अपन। क्वेश्चन नंबर 8। अ स्प्रिंग विथ लीनियर मास डेंसिटी, उसके लीनियर मास डेंसिटी दिया है, अंडर टेंशन, टेंशन दिया है
इज फिक्स एट बोथ एंड। एक रोप की आपको लीनियर मास डेंसिटी दी है, उसमें टेंशन दिया है और ये भी बताया कि फिक्स एट बोथ एंड है, वो दोनों एंड पे फिक्स है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं अपन। थ्योरी तो आप देख ही चुके हो, तो हटा रहा हूं मैं। हम देखते क्या दिया क्वेश्चन में। अ स्ट्रिंग विथ लीनियर मास डेंसिटी, उसकी लीनियर मास डेंसिटी म्यू दिया हुआ है आपको, टेंशन दे रखा है और वो बोथ एंड पे फिक्स है। टेंशन दे रखा है 360 न्यूटन, लीनियर मास डेंसिटी आपको दे रखी है 4 × 10⁻³ kg पर मीटर। ठीक है, वन ऑफ इट्स रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 375, इसकी एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 375 हर्ट्ज है, वन ऑफ इट्स रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। फिर बोला है द नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी इज 450 हर्ट्ज, नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी इज 450 हर्ट्ज। अब पूछा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ऐसा ये सब। स्ट्रिंग दोनों एंड पे फिक्स है, दोनों एंड पे फिक्स जो स्ट्रिंग होती है उसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, उसका फॉर्मूला आता था हमारे पास n/12 √T/μ। अब उन्होंने बोला है कि एक फ्रीक्वेंसी ये है और नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी ये है, तो ये दो कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी दी है, दो कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी दी है, इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी कुछ इस फॉर्म में होना चाहिए। अच्छा, फिर इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए इन दोनों का, दो कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस क्या आना चाहिए यहाँ पर, फंडामेंटल। फंडामेंटल आना चाहिए। वेरी गुड, तो इनका डिफरेंस फंडामेंटल आएगा ना, तो फंडामेंटल तो अपन आसानी से निकाल सकते हैं, 450 - 375। आप देखो यहाँ पर n की वैल्यू कुछ रखी और नेक्स्ट हायर के लिए n को थोड़ा एक बढ़ा के रखा, फिर उसका डिफरेंस लिया, तो 1/12 √T/μ आएगा, वो फंडामेंटल होता है। तो फंडामेंटल तो ये आसानी से आ गया, पहला पार्ट का आंसर आ गया। देखो अपने पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई। उसका पूछा विच हार्मोनिक्स आर द गिवन वंस, ये जो दो फ्रीक्वेंसी दी गई है वो कौन से हार्मोनिक है, तो फंडामेंटल का कितना टाइम से उतना हार्मोनिक है ना, कोई फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल का कितना मल्टीपल होती है वो उतना हार्मोनिक बोलते हैं अपन, तो वो भी आप निकाल सकते हो। ये डिफरेंस कितना आ जाएगा 25, ये 75 आ रहा है डिफरेंस, और 75 से फिर इसको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो, इसको 75 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5, उसको 75 से डिवाइड करेंगे तो 6, देख लीजिए, है ना, ये हमारे पास हार्मोनिक हो गए, फिफ्थ और सिक्स हार्मोनिक। फिर पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ बताओ, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो आ गई वो होना चाहिए थी 1/12 √T/μ। टेंशन पता है, म्यू पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, तो एल निकल जाएगा। बोलो आ रहा क्वेश्चन? यस सर। चलिए वेरी गुड, है ना। सर रेजोनेंस एक फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? फिर से बोलो। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मतलब जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेशन हो रहे हैं, फंडामेंटल या उसका मल्टीपल जो फ्रीक्वेंसीज एग्जिस्ट करती है ना, वो सब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहलाती है। एक्चुअली वो क्या रहा है कि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग में वेव जब क्रिएट करी, तो वेव चली, टकराकर रिफ्लेक्ट होकर वापस आई और दो वेव सुपर इम्पोज हो गई। सुपर इम्पोज होके अगर स्टैंडिंग में बन पा रही है तो हम बोलते हैं कि सिस्टम में रेजोनेंस हुआ है। ठीक है, तो जब जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशन सस्टेन हो जाते हैं उन फ्रीक्वेंसीज को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं। ठीक है, यस सर। चलो तो एक और क्वेश्चन करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। 11th, the vibration of string of length 60 centimeter fixed at both end are represented by, एक स्ट्रिंग के वाइब्रेशन की रिप्रेजेंटेशन की इक्वेशन दी उन्होंने, उन्होंने स्ट्रिंग में वाइब्रेशन की इक्वेशन दी। क्या दिया उन्होंने इक्वेशन, उन्होंने दिया y = 4 sin x π/15 cos 96 pi 96 pi t। ठीक है, चलो ये उन्होंने बोला है वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर, लेंथ 60 सेंटीमीटर फिक्स एट बोथ एंड, दोनों दोनों एंड पे फिक्स है। ये भी ध्यान रखना रहता है, स्ट्रिंग फिक्स है कि ओपन है क्या है, तो फिक्स एंड है। ठीक है, फिर बोला पार्टिकल वेलोसिटी एट x = 75 एंड t = 0.25 सेकंड। आपको पार्टिकल वेलोसिटी पूछिए, कहा एट x = 7.5 सेंटीमीटर, तो टाइम भी दे रखा है 0.25 सेकंड।
तो पार्टिकल, ये जो इक्वेशन होती है क्या देती है हमें, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल देती है और पार्टिकल की वेलोसिटी पूछी, तो डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दो ना टाइम के साथ, बस। तो उसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो ये टर्म तो डिफरेंशिएट होगा नहीं, साइन वाला, ये एज इट इज रहेगा। कॉस का डिफरेंशिएशन लगा दो, यहाँ पे कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, तो बाहर माइनस लगा के वो 96 पाई मल्टीप्लाई भी होगा, तो यहाँ लिख देता हूँ 96 पाई इंटू साइन आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, साइन ऑफ 96 पाई टी। बस अब तुम्हें पोजीशन दी है और टाइम दिया हुआ है, तो दोनों यहाँ पुट कर दो तो आ जाएगी वेलोसिटी। आ रहा समझ में? इक्वेशन यस देके सर। पार्टिकल वेलोसिटी पूछा, डिफरेंशिएट करने का काम था बस। चलिए, तो ये तो आसान ही क्वेश्चन निकला कोई, सर यार लेंथ जो दी है उसका तो कुछ काम ही नहीं पड़ा। काम ही नहीं है। हाँ अच्छी बात है यार, अननेसेसरी दिया हुआ उन्होंने। ठीक है, यस सर। चलो बहुत बढ़िया। तो अपना स्ट्रिंग पे स्टैंडिंग वेव जो है उसके कुछ क्वेश्चन देखे अपन ने। फिर आपने अगर मॉड्यूल एससीवी पढ़ी हो या मॉड्यूल देखा हो तो उसमें सोनोमीटर नाम की चीज दी हुई है, सोनोमीटर, है ना? सोनोमीटर क्या होता है, कुछ आइडिया? सोनोमीटर एक हमारे पास बहुत ही सिंपल सा एक डिवाइस है, और रोप पर स्ट्रिंग के जो वाइब्रेशन अपन ये मोड देखते हैं ना, स्ट्रिंग में वाइब्रेशन करवा रहे हम, स्टैंडिंग में बन रही कि नहीं बन रही, स्ट्रिंग रेजोनेंस में है कि नहीं, तो वो एक्सपेरिमेंट सब सोनोमीटर पे करवाए जाते हैं। सोनोमीटर बहुत सिंपल सी चीज होती है सोनोमीटर। बेसिकली एक वुडन बॉक्स है, एक वुडन हमारे पास प्लांक जैसा है, ये वुडन प्लांक है, और वुडन प्लांक में यहाँ पे हमारे पास पुली लगी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट है रस्सी बांधने के लिए। तो इस पे रोप को है ना, अपन इस तरह से रोप को बांध देते हैं और रोप से यहाँ पे कुछ वेट लगा देते हैं। 2 रोप लगा सकते हैं, 3 लगाने का भी अरेंजमेंट कर सकते हैं, बेसिकली मतलब रोप बहुत सारी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो वुडन प्लांक है, बस ये होता है हमारे पास सोनोमीटर। बहुत ही सिंपल सी चीज है, बस ये वुडन प्लांक है सोनोमीटर। करते क्या इसके अंदर, ऐसी रस्सियां इसमें लगा देते हैं। तो ये जो रोप लगी हुई है, रोप को अच्छा, इसमें रोप की लेंथ एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर हमारे पास है ना वुडन ब्रिज होते हैं, इस तरह के वुडन ब्रिज है ऐसे। तो ये वुडन ब्रिज अपन जब रोप के अंदर अच्छे से फिक्स करते हैं यहाँ, उससे क्या होता है, रोप के ये एंड फिक्स हो जाते हैं, ये फिक्स एंड हो गए। ब्रिज के ऊपर, ब्रिज क्या है, कुछ नहीं, लकड़ी का गुटका जैसा समझ लो, ट्रायंगुलर शेप के वुडन ब्लॉक्स है, एंड दिस वुडन ब्लॉक्स व्हेन इंसर्ट कर देते हैं अपन, तो अच्छे से रोप को है ना यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, रोप वहां पे टच कर जाती है, तो रोप टच कर जाती है तो वो फिक्स एंड जैसा बिहेव करने लगते हैं। तो ये अरेंजमेंट होता है सोनोमीटर में। इन वुडन ब्रिज की बीच की डिस्टेंस अपन एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे स्केल होती है जिससे अपन सब चीज मेजर कर सकते हैं, लेंथ फेंथ, है ना। फिर क्या करते हैं, एक ट्यूनिंग फोक लेते हैं, ट्यूनिंग फोक को ब्रिज के साथ अटैच कर देते हैं, यहाँ कहीं पे ट्यूनिंग फोक अटैच कर दिया, जैसे मैंने ये ट्यूनिंग फोक अटैच कर दिया। तो ट्यूनिंग फोक अटैच करने से क्या होता है, हर ट्यूनिंग फोक की अपनी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी होती है, उसके प्रॉन्ग्स ऐसे मूव करते रहते हैं इस तरह से। ये ट्यूनिंग फोक के अगर प्रॉन्ग्स है, जब उसे थोड़ा सा अपन ट्यूनिंग फोक को जर्क प्रोवाइड कर दे, तो उसके जो प्रॉन्ग्स होते हैं वो ऐसे से ऐसे वाइब्रेशन करते हैं इस तरह से, उसके 2 प्रॉन्ग्स, तो इनके वाइब्रेशन की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, एंड इस फ्रीक्वेंसी की वजह से, ट्यूनिंग फोक के वाइब्रेशन की वजह से वही वाइब्रेशन पूरे ब्लॉक में मिलने लगते हैं। तो यार रोप में भी उसी वाइब्रेशन से स्टैंडिंग वेव अगर बन सकती तो बन जाती, और अगर स्टैंडिंग वेव बन पा रही है, स्टैंडिंग वेव अगर बन रही है, तो दोनों एंड पे फिक्स रोप है, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी जो होना चाहिए वो आना चाहिए n/12 रूट टी बाई में। टेंशन ये तुमने जो ब्लॉक हैंग करा है उससे आ जाएगा, रस्सी का मास पर यूनिट लेंथ आप मेजर कर सकते हो तो म्यू मेजर हो जाएगा, और ये एल स्ट्रिंग अपनी स्केल से मेजर हो जाएगा। तो फिर ये मतलब कंडीशन लगा सकते हैं अपन स्टैंडिंग में बनने वाली, और फिर जो पूछा है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसा भी बोलते हैं लॉ ऑफ लेंथ होता है, कि मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी अगर लेंथ कम करेंगे, ऐसे बहुत सारे लॉ भी लिखे होंगे आपने देखा हो। टेंशन का लॉ होता है, मास का लॉ होता है। मास का लॉ मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेशन पॉसिबल है वो 1/√μ के प्रोपोर्शनल है,
रोप के मास के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ऐसे कुछ यहाँ पे स्टैंडर्ड ऐसे लॉ वॉ बोल देते हैं, बाकी बस ये फॉर्मूला ही है जिसको लॉ के फॉर्म में बोलते हो। चलिए, तो सोनोमीटर क्या होता है, क्लियर हो रहा है? ओके, यस। तो सोनोमीटर के क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। तो स्ट्रिंग वेव में हमें इतनी चीज देखना होती है। अब आप एचसीवी भी सॉल्व करिए, मॉड्यूल भी सॉल्व करिए। तो दो चीज आपको दे रखी है, आप ये करिए। जितना क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करोगे उतना आपको टॉपिक आसान लगेगा, है ना। ये टॉपिक थोड़ा सा क्वेश्चन ओरिएंटेड ही रहता है, तो ज्यादा क्वेश्चन करो और क्वेश्चन में जो चीज दिक्कत आए, समझ नहीं आया, पूछो। इस तरह से टॉपिक ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो अब अपन ये हटाते हैं स्ट्रिंग सर वेव के बीवी, बाद। हाँ बोलो। सर बीवी फर्स्ट में डाउट है। डाउट है, हाँ चलो डिस्कस कर लेते हैं अपन। जस्ट अ सेकेंड। डाउट्स डिस्कस कर लेते लो। बीबी वन के डाउट निकाल लीजिए आपके पास। बीबी मेरे पास थर्ड ओपन का, कर रहा हूँ। बोलिए क्वेश्चन नंबर। सर बीबी थर्ड का फर्स्ट। थर्ड का फर्स्ट, यस सर। ठीक है। बीबी थ्री का फर्स्ट। A wave pulse on a string has a dimension shown in the figure. Wave speed is 1 centimeter per second. If point O is free end, the shape of wave at a time 3 second. 3 सेकंड पे स्ट्रिंग का शेप कैसा दिखेगा? तो हमें जो डायग्राम दिया है वो पहले तो बनाते हैं हम। ऐसा कोई डायग्राम दिया हुआ है और O पॉइंट फ्री एंड बोला है, और यहाँ पे डिस्टेंसेस आपको दे रखी है। ये 2 सेंटीमीटर की सिमेट्रिक पल्स है, ये भी 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस दी है, और हाइट 1 सेंटीमीटर और 1 की स्पीड से वेव जा रही है। ये फ्री एंड है, तो फ्री एंड से जब वेव रिफ्लेक्ट होती है तो उसी फेज में रिफ्लेक्ट होती है, उसी फेज में रिफ्लेक्ट होती है। पहली चीज तो 3 सेकंड बाद क्या होगा, ये 2 प्लस ये 1 सेंटीमीटर। जब 3 सेकंड पर देखेंगे तो इतनी स्ट्रिंग इधर जा चुकी होगी, इतना आपको ऐसा दिखेगा डायग्राम, ठीक है। और अगर ये एंड के आगे भी रोप होती तो फिर ऐसा दिखता, अगर आगे भी रोप होती तो। पर क्या है कि इधर रोप है नहीं, तो बस ये चीज रिफ्लेक्ट होके आ गई, तो इसका रिफ्लेक्शन का इमेज यहाँ पे बना दो। इसके रिफ्लेक्शन की इमेज सॉरी, इसकी रिफ्लेक्टेड इमेज बनाओगे तो बिल्कुल सिमेट्रिक होने की वजह से ऐसे इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगी इमेज, बिल्कुल इधर की तरफ सेम इमेज ऐसी दिखेगी अपन को। अब दो सेम शेप की यहाँ पर हमें वेव दिख रही है, तो सम करो। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलता है कि डिस्टर्बेंस का जस्ट एडिशन कर देना चाहिए, तो एडिशन करोगे तो हाइट डबल हो जाएगी। यहाँ पर आपको कुछ ऐसे अब रोप दिखना चाहिए। वो पॉइंट की हाइट कितनी हो जाएगी, पहले 1 थी, तो अब आपको 2 सेंटीमीटर हाइट दिख रही होगी। यह आंसर आना चाहिए। सर एक बार और बता दीजिए। रिफ्लेक्शन करा दिया देख बस मैंने। ये पल्स जा रही थी यहाँ पहुंची, अगर स्ट्रिंग आगे होती तो ये ऐसी वेव बनती, लेकिन इधर का पोर्शन रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो इसको रिफ्लेक्ट कर दिया मैंने इधर, तो वो यहीं पर आ गया। डिस्टर्बेंस दोनों का सम करके डबल हो जाएगा, ठीक है। यस सर। हाँ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से अपन डिस्टर्बेंस को जस्ट ऐड कर देते हैं, तो सेम डिस्टर्बेंस दो बार है तो ऐड करके ये सारा डायग्राम दिखेगा मुझे। चलो सभी बच्चे देखिए, आ रहा है क्या समझ में? हो गया देवेश? और कोई डाउट इसमें बिगिनर बॉक्स में? सर एक रेस का क्वेश्चन है। बोलो। सर इन द इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव फ्रॉम सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी I naught and 4 I naught, हाँ the intensity at the point where the phase difference is phi is. हाँ, तो क्या समस्या है इसमें? सर इसको किया था इंटेंसिटी के फॉर्मूले से, क्या तो फॉर्मूला? आंसर I1 plus I2 plus twice of root I1 I2 cos phi। चलो फिर क्या करा? तो फिर I1 का वैल्यू किया, फिर 4 I naught हाँ, twice of root 5 रूट twice of I naught root 5। रूट 5 क्यों होगा?
सर वो रूट I1 I2 तो इनका प्रोडक्ट होगा ना। यस सर ऐड कर दिया था मैंने। यस सर गॉट इट। बस यही गड़बड़ हुई है, यहीं तरपाट की थी। ठीक है, यस और सर। और बताइए, किसी बिगिनर बॉक्स में कोई डाउट? सर फिफ्थ वाला है इसी का, थर्ड का। इसी का फिफ्थ। The resultant intensity due to superposition of two wave of amplitude 3 and 4 in opposite phase is 1 and the waves of amplitude 4 is stopped. So intensity at that point, तीनों चार का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आएगा जब वो अपोजिट फेज में होंगे? 1। अपोजिट फेज में होंगे तो फेज एम्पलीट्यूड क्या होता है? सब्ट्रैक्ट कर देना, यस सर। है ना। और उससे रिजल्टेंट इंटेंसिटी 1 आ रही है, मतलब जब एम्पलीट्यूड 1 आ रहा है रिजल्टेंट, तो इंटेंसिटी 1। अब उन्होंने बोला है 4 एम्पलीट्यूड वाली वेव को रोक दिया उन्होंने, तो केवल 3 एम्पलीट्यूड वाली वेव बची। तो 3 एम्पलीट्यूड वाली वेव की इंटेंसिटी कितनी होगी? उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। यस सर, 9। 9 हो जाएगी आंसर। आंसर 9 फिफ्थ। चलो, और इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड स्क्वायर पर डिपेंड करती है ना, तो एम्पलीट्यूड 1 इंटेंसिटी 1, मतलब वो स्क्वायर का प्रोपोर्शनलिटी 1 आ गई। बस अब 3 एम्पलीट्यूड है तो उसका स्क्वायर करके 9 हो जाएगी। चलो, और बताओ। Sir, one more question. The frequency of wave is reduced to 1/4 and its amplitude is made twice the intensity of the wave. तो इसमें क्या समस्या है? इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है वेव की? ये पढ़ा था क्या अपन ने? यस सर। यस सर। एम्पलीट्यूड को क्या करा है और ओमेगा को क्या करा दिया है, तो हो जाएगा काम। एम्पलीट्यूड और ओमेगा को क्या करा है उन्होंने, वो दे दिया है, तो उससे आप कर सकते हो। Sir, upon में area भी आएगा ना? ये मैंने रो इसलिए तो लिखा है रो, ये मैंने Yes. म्यू के बदले रो लिखा है ना। Yes. म्यू होता था मास पर यूनिट लेंथ अपॉन एरिया कर दिया, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम हो गया। वो लेंथ इनटू एरिया करके नीचे वॉल्यूम आ गया, तो इसलिए मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये मैंने म्यू बाय एरिया को रो कर दिया है। चलिए, गुड। Sir, one more question, the last. हाँ हाँ, बोलो। A cord attached to a vibrating form divides into 6 loops when tension is 36 Newton. The tension at which it will vibrate in 4 loops is. Sir, इसमें unitary method लगा सकते हैं? आप क्लास में लेट आए क्या आज? Yes sir, 5 minutes late हो, लाइट नहीं थी सर। हाँ, आज अपन ने पहला क्वेश्चन यही करा है। सर इसमें यूनिटरी मेथड से आंसर मैच नहीं कर रहा था। नहीं, यूनिटरी मेथड तो लगा ही नहीं सकते। आज अपन ने पहला क्वेश्चन यही करा है। तो फ्रीक्वेंसी होती है 1/n/12 रूट टी बाय म्यू, बस रूट टी पे डिपेंड करती है, ये ध्यान रखना। यस सर। हाँ, सर ये बीबी का फोर्थ का कौन नाइन्थ सा बीबी? बीबी सेकंड 4 का सेकंड वाला, तो उसमें सर ये हम्म, फर्स्ट का बोल रहा है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है ना। नहीं देखते ना, पढ़ते अपन। बीबी 4 का सेकंड, if the tension in a straight string fixed at both end is changed by 20%, किसी स्ट्रेट स्ट्रिंग की टेंशन 20% चेंज कर रही, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज फाउंड टू इंक्रीज बाय 15 हर्ट्ज। अच्छा, अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 15 हर्ट्ज बढ़ गई है 20% टेंशन चेंज करने में। तो कहना क्या चाह रहे वो लोग? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती 1/12 रूट टी बाय म्यू, इसका इंक्रीमेंट हो गया कितना अमाउंट से? 15 हर्ट्ज से। कब? जब टेंशन को बदल दिया। कितना बदल दिया? 20% बढ़ाया, तो t प्लस 20% ऑफ t 1.2 t हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन समझ में आ रही है। इसको फंडामेंटल कहा मैंने, तो फंडामेंटल प्लस 15 हर्ट्ज इज इक्वल टू, ये हो गया रूट 1.2 इंटू फंडामेंटल। आप देखो फंडामेंटल निकाल सकते हो यहां से। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी मतलब फंडामेंटल ही बोल रहे होंगे, तो वो निकल जाएगी। देखो अब यहां से, है ना। यस सर।
और फिर बोला है वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव अलोंग द स्ट्रिंग चेंजेस बाय 10%। अब वेलोसिटी कितने परसेंट से चेंज होगी ये बताओ। तो पुरानी वेलोसिटी होगी रूट टी बाय म्यू, नई वेलोसिटी होगी रूट 1.2 टी बाय म्यू, ये हो रही है रूट 1.2 पुरानी वेलोसिटी। तो चेंज परसेंटेज चेंज हो जाएगा नई वेलोसिटी माइनस पुरानी वेलोसिटी अपॉन ओरिजिनल, तो रूट 1.2 माइनस 1 इंटू 100% के लिए कर देना। अबे देख लो कितना परसेंटेज चेंज हुआ है। यस सर। और कोई डाउट बताइए, अच्छे से देख लीजिए। कोई भी नहीं है? चलिए, तो अब आप और कर लीजिएगा इनके क्वेश्चंस, डाउट आए नेक्स्ट बार पूछ लीजिएगा, है ना। तो अपन अब आगे बढ़ते हैं। तो अपन नेक्स्ट चीज स्टार्ट करते हैं, साउंड वेव्स। साउंड वेव्स हेडिंग लिख लीजिए, साउंड वेव्स। अभी हमने जितनी भी डिस्कशन करे हैं, तो अधिकांश क्वेश्चन में हमने स्ट्रिंग वेव की बातें करी, पर जितने कॉन्सेप्ट पढ़े हमने, जैसे स्टैंडिंग वेव का कॉन्सेप्ट पढ़ा, इंटरफेरेंस क्या होता है वो बताया, ये तो सभी वेव के लिए एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, सभी वेव के लिए एप्लीकेबल होते हैं। वेवलेंथ सभी वेव की होती है, चाहे वो साउंड वेव हो, चाहे वो स्ट्रिंग पे वेव हो। वेव वेलोसिटी हर वेव में एप्लीकेबल है। जब अपन ने वेव इक्वेशन समझी थी, तो वेव इक्वेशन दो वेरिएबल एक्स और टी का फंक्शन होना चाहिए। फिर वो एक्स और टी में एक एक्सप्रेशन में रिलेशन होता है, एक्स और टी के लीनियर एक्सप्रेशन का फंक्शन हो जाता है वेव इक्वेशन। ये कॉन्सेप्ट तो सभी वेव में एप्लीकेबल है ना। इसको सिर्फ स्ट्रिंग वेव से रिलेट नहीं करना, ये तो सभी के लिए है। अब थोड़ा स्पेसिफिक साउंड वेव की बातें करने वाले हैं अपन। सो व्हाट आर साउंड वेव्स? हम सब जब बातें करते हैं, हम बोल के बातें जो करते हैं, तो हम साउंड वेव प्रोड्यूस करते हैं। मैं अगर एक सिंपल सा क्लैप करूं यहाँ पे, तो साउंड वेव प्रोड्यूस होती है ना। मैं अगर यहाँ पे क्लैप करूं तो साउंड वेव प्रोड्यूस होती है। तो साउंड वेव क्या होती है? हम हम एयर के सराउंडिंग मीडियम में रहते हैं, हमारे आसपास एयर है, ठीक है। और हम जब एयर में डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, तो एयर में जैसे वाटर में रिपल्स क्रिएट होते हैं, वैसे एयर में रिपल्स क्रिएट होते हैं। वाटर हमको दिखता है, वाटर की सरफेस को हम देख सकते हैं, तो आप रिपल्स आपको दिखाई देते हैं। बट एयर में ही रिपल्स आपको दिखाई नहीं देते। जब हम बोलते हैं, तो हमारी जो वोकल कॉर्ड होती है, वो इस एयर के मीडियम में ही रिपल्स क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से वेव ट्रेवल कर रही है एयर के अंदर। और ये एयर की जो वेव ट्रेवल कर रही है, वो आपके कानों तक पहुंचती है। फिर आप इस वेव जो होती है, उसकी वजह से आपके अंदर ईयर ड्रम में वाइब्रेशन होते हैं, और वो वाइब्रेशन आपका ब्रेन सुन पाता है। तो इस तरह से हम एयर के वाइब्रेशन को सेंस करके बातें करते हैं, और साउंड वेव्स के थ्रू बातें करते हैं। तो साउंड वेव्स क्या है? साउंड वेव्स इज बेसिकली डिस्टर्बेंस इन एयर, एयर के पार्टिकल का डिस्टर्बेंस। किस तरह का डिस्टर्बेंस होता है ये? तो यहाँ लॉन्जिट्यूडनल वेव क्रिएट होती है। साउंड वेव आर लॉन्जिट्यूडनल। अगर वेव इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है, सपोज वेव इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है, तो मीडियम के जितने भी पार्टिकल्स है, वो इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। ये जो पार्टिकल्स बना रहा हूं, ये पार्टिकल्स ऐसे से वाइब्रेट कर सकते हैं। हम जब रोप पे वेव क्रिएट कराते हैं, तो रोप में पार्टिकल अप डाउन ऐसे वाइब्रेट करते हैं, दैट इज व्हाई दैट इज ट्रांसवर्स वेव। और स्ट्रिंग साउंड वेव जो होती है, उसमें आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि एयर पार्टिकल जो अरेंज है, वो इस तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका वाइब्रेशन लॉन्जिट्यूडनल है, बस ये एक फर्क है, बाकी अधिकतर चीजें तो सेम ही। अगर यहाँ पर भी हम साइनसोइडल वेव प्रोड्यूस कराए, यहाँ पर भी हम साइनसोइडल वेव प्रोड्यूस कराए, तो सपोज किसी पार्टिकल का जो पोजीशन एक्स पर है, किसी टाइम टी पर, इसका डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं कि अलोंग दिस डायरेक्शन एस हुआ है। अब वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन मान लेते हैं एक्स है, ऊपर वाई है। तो पहले रोप में जो वेव होती थी, उसमें वाई में डिस्प्लेसमेंट होता था। अब डिस्प्लेसमेंट तो अलोंग द एक्स डायरेक्शन ही है, उसको एक्स तो लिख नहीं सकता, बिकॉज एक्स कोऑर्डिनेट के लिए यूज करने वाला हूं मैं। तो उसके डिस्प्लेसमेंट को मैंने एस बोल दिया। लेट एच इज
डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल along वेव डायरेक्शन। तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको मैं एस से रिप्रेजेंट करने वाला हूं, वो अगेन फिर पोजीशन और टाइम का फंक्शन होगा। जैसा स्ट्रिंग में अपन ने बोला था कि डिस्प्लेसमेंट फंक्शन होना चाहिए पोजीशन और टाइम का, यहाँ पर भी होगा। और फिर वही सारी कहानी वेव इक्वेशन में जो भी रिलेट करते थे अपन कि ये एक फंक्शन आ जाएगा एक्स और टी के लीनियर एक्सप्रेशन का, एक्स माइनस बी टी जैसा लिख सकते हैं अगर v वेव वेलोसिटी हो तो। ठीक है, यहां पर भी अगर हम साइनसोइडल वेव क्रिएट करा दें, साइनसोइडल वेव क्रिएट करा दे, तो साइनसोइडल वेव की जो इक्वेशन होगी उसको अपन ऐसा लिख देंगे कुछ s इज इक्वल टू एस नॉट इंटू साइन ओमेगा टी माइनस के। जो इक्वेशन हमने स्ट्रिंग वेव पे बनाई थी, स्ट्रिंग वेव के लिए बनाई थी, सेम ही टाइप की इक्वेशन है। मैंने बस यहाँ पे एस नॉट लिख दिया है, वहां पे मैं ए लिखता था, यहाँ एस नॉट लिख दिया है। आप चाहो तो उसको ए भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये ध्यान रखना है कि ये जो ए है वो रोप के अलोंग, सॉरी ये जो ए है ये स्ट्रिंग जिस डायरेक्शन वेव प्रोपोगेट कर रही है उसी डायरेक्शन के अंदर है। चलिए ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, अब हम लॉन्जिट्यूडनल वेव्स की बातें कर रहे हैं। तो जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है मीडियम पार्टिकल का उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। इस ए का मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऐसा नहीं मानना, ये ए अलोंग द वेव ही डिस्टर्बेंस है, अलोंग द वेव ही डिस्टर्बेंस का एम्पलीट्यूड है। ठीक है, तो बस ये ए के डायरेक्शन चेंज है, बाकी तो मीनिंग वही है। एस वाज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अलोंग द वेव प्रोपोगेशन। तो पहले अपन जो y लिखते थे उसको मैंने बस s लिख दिया है, और वो भी इसलिए मैं अलग लेटर यूज कर रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। चाहो तो y भी लिख सकते हो, बट आप y को समझते कि x के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है, इसलिए मैंने यहाँ उसको अलग लेटर से रिप्रेजेंट करा है। बोलो समझ में आया क्या इतना? यस सर। सभी बच्चे देख लीजिए कि बेसिकली साउंड वेव्स क्या होती है, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स है, उनमें बस यही एक फर्क है, बाकी तो सारा स्ट्रिंग वेव जैसी चीज है। ठीक है, चलो नाउ ये इक्वेशन मीडियम पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रही है, फिर इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, है ना। बहुत सारी चीजें जो भी वहां पर ने करी थी स्ट्रिंग वेव यहाँ पर भी कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पर एक चीज और फर्क पड़ेगा, एक चीज का और चेंज होगा। अब हम एयर की बात कर रहे हैं, गैस की बात कर रहे हैं। ठीक है, सपोज ये जो वेव है वो एक डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही थी, इस इक्वेशन का मतलब ये हो रहा है कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एस जो है वो भी एक्स डायरेक्शन में है। तो मान लो कि यहाँ पर गैस, बहुत सारे मीडियम पार्टिकल से गैस के पार्टिकल दिखा रहा हूं मैं, ये मैं अलग अलग पोजीशन पे गैस के पार्टिकल की पोजीशन दिखा रहा हूं मैं। ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन साइनसोइडल है, तो इसका अगर मैं ग्राफ देखूंगा तो साइन कर्व जैसा होना चाहिए। तो एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे जो साइन कर्व वाला डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है वो ऐसा है, इस तरह से साइन कर्व वाला डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कुछ इस तरह का है ना। ये ग्राफ बता रहा है कि मीडियम पार्टिकल का कितना कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ध्यान से देखिएगा, इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ है उसका बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, थोड़ा सा इसे डिस्प्लेस कर दूं मैं तो थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस कर दिया, देखो मैंने ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ है। इसका थोड़ा ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ था तो उसको थोड़ा ज्यादा डिस्प्लेस कर देता हूँ मैं। ध्यान से देखते जाइएगा, इसका सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो उसको बहुत ज्यादा डिस्प्लेस कर दिया मैंने, वो यहाँ पहुंच गया। ये जो तीन पार्टिकल थे इनका डिस्प्लेसमेंट इस ग्राफ से मुझे पता चल रहा था, तो जो इस ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट पता चल रहा था उसके हिसाब से सबको थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूं मैं। इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, फर्स्ट पार्टिकल का इतना डिस्प्लेसमेंट दिखाया, दूसरे का इतना दिखाया, तीसरे का इतना दिखाया। जो यहाँ पे पार्टिकल था उसका डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, इसलिए उसको ज्यादा डिस्टर्ब करा है मैंने। समझ में आ रहा है क्या ये? यस सर। है ना, सभी बच्चे ध्यान से देखते जाइए। उसके बाद ये थर्ड के बाद ये फोर्थ वाला पार्टिकल, फोर्थ वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट थोड़ा कम हुआ है तो उसको इससे थोड़ा कम डिस्प्लेस कर दो, उसका डिस्प्लेसमेंट थोड़ा कम करा। इसका डिस्प्लेसमेंट फिर देखो और कम हुआ है तो उसको थोड़ा और कम डिस्प्लेस करो। इसका डिस्प्लेसमेंट तो देखो थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है तो उसको थोड़ा सा नेगेटिव में डिस्प्लेस करो।
है ना। ये देखो मैंने इसका थोड़ा सा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट दिखाया, इस पार्टिकल का तो थोड़ा और ज्यादा नेगेटिव है, तो उसको और नेगेटिव में मतलब यहाँ डिस्प्लेस कर दो। इसका और नेगेटिव है तो डिस्प्लेस होकर यहाँ आ गया, इसका थोड़ा कम नेगेटिव है तो उसको डिस्प्लेस करके यहाँ, इसका थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में हुआ है, ये सबको डिस्प्लेस करके दिखाया मैंने। तो जितने भी पार्टिकल थे ये सब पार्टिकल अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बनाए थे अपन ने पहले, उसके बाद इनके डिस्प्लेसमेंट का कर्व ये था, तो अकॉर्डिंगली मैंने सबको थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेस करा। यहाँ नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है तो इन सब पार्टिकल को नेगेटिव डायरेक्शन में ले गया हूं मैं। फॉर एग्जांपल इसका नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट इतना था तो उतने अमाउंट से इसे मैंने यहाँ डिस्प्लेस कर दिया। क्या समझ पा रहे हो आप? यस सर। है ना? यस सर। तो अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो यू विल सी कि यहाँ पे पार्टिकल बहुत पास पास आ गए, है ना, यहाँ पार्टिकल पास पास आ गए। और इधर ऑब्जर्व करोगे इसका आगे और थोड़ा बना लेते, अगर इसके थोड़ा सा आगे और बना लेते, तो इसके आगे थोड़ा सा बना के दिखा देता हूं मैं। यहाँ पर पार्टिकल के पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होने वाले, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होने वाले मतलब इन सब पार्टिकल को पॉजिटिव डायरेक्शन में भेजना, जैसे इसको थोड़ा पॉजिटिव भेजना, इसको थोड़ा और पॉजिटिव, इसको भी थोड़ा और पॉजिटिव, ऐसा। तो इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली यहाँ पे पार्टिकल दूर दूर पहुंच गए और यहाँ पार्टिकल पास पास आ गए, यहाँ पार्टिकल्स इकट्ठा हो गए, तो यहाँ प्रेशर बढ़ना चाहिए, इस पोजीशन पे, और यहाँ पार्टिकल दूर दूर चले गए तो प्रेशर कम हो जाना चाहिए। तो जब स्प्रिंग में, सॉरी साउंड वेव की अपन बातें कर रहे हैं, तो साउंड वेव में ये इक्वेशन दे रही है हमको एयर पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट। तो एयर पार्टिकल मैंने ड्रॉ करे, उनका डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ करके दिखाया, तो मुझे दिख रहा है कुछ पोजीशन पे प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि एयर पार्टिकल बहुत इकट्ठा हो गया एक जगह पे, वहां पे डेंसिटी बढ़ गई एयर की, और यहाँ डेंसिटी कम हो गई। बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर भी चेंज होता है, बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर भी चेंज होता है, तो देयर शुड ऑल्सो बी a pressure wave associated with the displacement wave। एयर में जो प्रेशर है वो भी चेंज हो रहा है, और उसकी भी ऐसी कोई इक्वेशन रिलेट होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के साथ। आ रहा है समझ में क्या ये? ठीक है, यस सर। चलो अब आप अगर ध्यान से देखें तो ये जो एयर पार्टिकल का इधर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, इसकी वजह से क्या हुआ कि जो एयर पहले ज्यादा वॉल्यूम में थी, जैसे यहां से लेके यहां तक का एरिया देखिए, यहां तक का वॉल्यूम देखिए, इस वॉल्यूम को देखिए, इस वॉल्यूम में मैंने 4 लाइन दिखाई थी, ये चारों लाइन अब इतने रीजन में आ गई है, चारों लाइन अब इतने रीजन में आ गई है, जो पार्टिकल इतने रीजन में थे वो इतने रीजन में आ गए। समझ में आ रहा है? जो पार्टिकल इतने रीजन में थे वो इतने रीजन में आ गए, तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है। एयर का वॉल्यूम जो था वो पहले ज्यादा था, वो कम हो गया है, एयर का वॉल्यूम में चेंज क्रिएट हो रहा है। वॉल्यूम में चेंज क्रिएट होने से हम अपने शायद जीपीएम वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, वॉल्यूम स्ट्रेन क्रिएट हो रही है एयर में, एयर का वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम स्ट्रेन क्रिएट हो रही है। क्या क्रिएट हो रहा है एयर में? वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन कैसे लिख सकते हैं? वो लिख सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। और क्योंकि वॉल्यूम यहाँ कम कम हो रहा है तो आप माइनस लगा के इसे पॉजिटिव बना सकते हो, वॉल्यूम स्ट्रेन क्रिएट हो रही है इसके अंदर। क्लियर हो रही क्या बात? Yes, sir. है ना? अब वॉल्यूम स्ट्रेन इनटू बल्क मॉड्यूलस प्रेशर का चेंज लिख सकते हैं ना अपन, इलास्टिसिटी से प्रेशर चेंज डेल्टा पी वो हो जाएगा बल्क मॉड्यूलस इनटू वॉल्यूम स्ट्रेन। क्या याद है? है ना? और वॉल्यूम स्ट्रेन जो क्रिएट होती है वो यहां पर अगर अपन निकाले तो बेसिकली हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट्स की वजह से तो वॉल्यूम स्ट्रेन क्रिएट हुई है, वॉल्यूम स्ट्रेन क्रिएट की हुई है। इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जितना हुआ उतना इसका नहीं हुआ, इसका अलग हो गया, ये निगेटिव में चला गया, पॉजिटिव में चला गया। तो विद अलग अलग पोजीशन एक्स की अलग अलग पोजीशन की पर डिस्प्लेसमेंट एस अलग अलग है, तो एस का जितना चेंज हुआ है डिवाइड बाय एक्स का चेंज, यही वॉल्यूम स्ट्रेन आना चाहिए। समझे? ये जो वॉल्यूम स्ट्रेन है ये अगर कैलकुलेट करो तो ये आती है हमारे पास डेल एस बाय डेल एक्स।
डेल एक्स बाय डेल एक्स। डेल एक्स ये बता रहा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेव प्रोपोगेशन के अलॉन्ग अलग अलग पोजीशन पे कितना चेंज हुआ है। हम दो पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोल रहे हैं डेल एक्स। यहाँ के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और यहाँ के पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट में जो डिफरेंस है वो है डेल एस। तो डेल एस ये बता रहा है पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस। डेल एक्स ये बता रहा है चेंज इन पोजीशन। तो हम कुछ वॉल्यूम जो लेंगे वो इसके प्रोपोर्शनल होगा। मैंने जो ओरिजिनल वॉल्यूम लिया है वो कितनी लेंथ देख रहा है उसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो वॉल्यूम इसके प्रोपोर्शन आता है। फिर चेंज इन वॉल्यूम क्या है भाई, यहाँ के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ का डिस्प्लेसमेंट हुआ, इनके डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस कितना है उसकी वजह से तो वॉल्यूम में स्ट्रेन आई है। तो वॉल्यूम का चेंज वो प्रोपोर्शनल होता है डेल एक्स के। तो वॉल्यूम स्ट्रेन आ जाता है डेल एक्स बाय डेल एक्स। डेल एक्स बाय डेल एक्स आ जाता है वॉल्यूम स्ट्रेन। और वॉल्यूम स्ट्रेन अब आप निकाल सकते हो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके विद पोजीशन। तो वॉल्यूम स्ट्रेन पोजीशन के साथ डिफरेंशिएट करके इसे लिख दो तो आपको प्रेशर का चेंज कितना है वो मिल जाएगा। ये इक्वेशन समझ में आई मैंने क्या लिखा है? यस सर। ठीक है, चलो वॉल्यूम स्ट्रेन जो है वो उठा के ऊपर रख देता हूं मैं। तो प्रेशर चेंज कितना होना चाहिए वो इक्वेशन आ जाएगी बी इंटू डेल एक्स बाय डेल एक्स। डेल एक्स बाय डेल एक्स यहाँ से डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हो, एक्स के साथ डिफरेंशिएट करके। तो चेंज इन प्रेशर हो जाएगा हमारे पास बी, साइन की इक्वेशन कॉस में आ जाएगी और एक माइनस साइन आने वाला है, माइनस भले बाहर लगा लो, वो आ जाएगा हमारे पास सॉल्व करके। एक सेकंड, यहाँ बाहर माइनस होता था वो माइनस मैंने यहाँ छोड़ दिया इसलिए यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो बी ए के इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के, ये इक्वेशन बन जाएगी। मैंने इसका डिफरेंशिएशन करा विद पोजीशन एक्स। तो यहाँ पे माइनस के वो बाहर आया, वो माइनस के बाहर आने से यहाँ पे माइनस अब प्लस हो गया है ना। ये माइनस लगा हुआ था उसको अपन ने पुट कर दिया वापस। तो यहाँ से समझ में आ रहा है प्रेशर वेव भी, प्रेशर की भी वेव जैसी इक्वेशन आ गई है और ये प्रेशर वेव की मैक्सिमम वैल्यू है। तो डेल्टा पी मैक्स वो आ रहा है मेरे पास बी ए के। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रेशर चेंज। तो साउंड वेव में जब एयर में साउंड वेव ट्रेवल करती है तो एयर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसकी वजह से कुछ जगह पर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, कुछ जगह प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो प्रेशर की भी एक वेव जैसी एसोसिएटेड होगी साउंड वेव के साथ, और वो प्रेशर वेव की इक्वेशन ही मैंने निकाल दी। अगर साइनसॉइडल इक्वेशन मानी थी मैंने साउंड वेव की, तो प्रेशर वेव की इक्वेशन आ गई। ये है मेन इक्वेशन जिससे आपको प्रेशर में चेंज और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन समझ में आ रहा है, इसे आपको याद रखना। चलिए, क्या क्लियर हो रहा है? और प्रेशर की इक्वेशन कॉस में आई है और ये हमारे पास साइन में थी। तो साइन और कॉस में किसका फेज डिफरेंस है? साइन और कॉस में कॉस पाई बाय 2 फेज आगे होता है। तो ऐसा भी याद रख सकते हो कि प्रेशर वेव इज पाई बाय 2 अहेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वेव से प्रेशर वेव पाई बाय 2 अहेड होती है। डिस्प्लेसमेंट वेव से प्रेशर वेव पाई बाय 2 अहेड होती है। और ये प्रेशर वेव का एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड ए था यहाँ, बी बल्क मॉडुलस है, बी स्टैंड फॉर बल्क मॉडुलस, एंड के अपनी वेव नंबर 2 पाई लैम्डा। ठीक है, तो इन सब का रिलेशन क्या होता है वो अपन निकाला। चलिए देख लीजिए अच्छे से, कोई भी दिक्कत है तो बताइए। पहले तो मैंने यहाँ पे साउंड वेव में बताया कि साइनसॉइडल वेव इक्वेशन क्या होगी, फिर मैंने प्रेशर वेव भी एसोसिएटेड होता है साउंड वेव के साथ, वो भी बताया है ना। अब वेव वेलोसिटी की बातें करते हैं। वेव वेलोसिटी, जब हमने रोप पर वेव वेलोसिटी डिराइव करी थी तो आई थी रूट टी बाई म्यू, वो आई थी रूट टी बाई म्यू। उसमें जो टेंशन होता था वो रोप की इलास्टिक प्रॉपर्टी बता रहा है, और म्यू मास पर यूनिट लेंथ वो उसके इनर्शियल मास वाली प्रॉपर्टी बता रहा है। अब जब साउंड वेव की बातें कर रहे हैं, साउंड वेव ट्रेवल करती एयर में, और यहाँ पर है ना वॉल्यूम के चेंजेस से चीजें ट्रेवल हो रही है, वॉल्यूम स्ट्रेन आ रहा है अभी अपन ने देखा ये। तो यहाँ पे जो इलास्टिक प्रॉपर्टी वो बल्क मॉडुलस से रिलेट हो जाती है, और इनर्शिया अपन क्योंकि बल्क मॉडुलस फोर्स पर यूनिट एरिया होता है,
तो नीचे भी मास पर यूनिट लेंथ के साथ पर यूनिट एरिया भी ले लेंगे तो डेंसिटी आ जाती। तो वेव वेलोसिटी रूट बी बाय। अब इसका डेरिवेशन बहुत लेंदी हो जाएगा समझना, आप चाहो तो डेरिवेशन ऐसे भी से देख सकते हो, जो दिक्कत है वो पूछ लेना मेरे से, है ना। पर अभी टाइम बचाने के लिए मैं डेरिवेशन हटा के इसे बस रिलेट करके बता रहा हूँ। आपको ये याद रखना है कि साउंड वेव्स की वेलोसिटी भी वैसी डिपेंडेंट होती है जैसे कि स्ट्रिंग वेव में होती है। स्ट्रिंग वेव की वेलोसिटी होती थी रूट टी बाय म्यू, जहां टेंशन इलास्टिक प्रॉपर्टी स्ट्रिंग की जो है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है और म्यू मास वाली प्रॉपर्टी इनर्शियल प्रॉपर्टी। तो टेंशन के बदले यहाँ बी आ जाता है और म्यू के बदले रो आ जाता है। बाकी फॉर्मूला वैसे ही है रूट बी बाय। समझ में आ रहा है क्या? साउंड वेव की यस वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। अब बी जो बल्क मॉडुलस है, एयर में जब साउंड वेव ट्रेवल करती है तो इतना तेजी से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल का कि प्रोसेस आप ले सकते हो एडियाबेटिक, प्रोसेस आप ले सकते हो एडियाबेटिक। एडियाबेटिक प्रोसेस होती है साउंड वेव का प्रोपोगेशन। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए बल्क मॉडुलस हो जाता है गामा टाइम प्रेशर ऑफ द वेव, गामा टाइम प्रेशर ऑफ द वेव, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा, अभी जीपीएम वगैरह हो गया हो तो आपको याद होगा शायद कि बल्क मॉडुलस ऑफ गैस वो आप निकालो तो गामा टाइम प्रेशर आ जाता है। वेर गामा क्या है? सीपी बाय सी। याद आ रहा है क्या ये? अभी नहीं हुआ सर। अभी नहीं हुआ है? अच्छा, तो बल्क मॉडुलस डिफाइन कैसे करते हैं? देखो ये रही इक्वेशन, बल्क मॉडुलस की इक्वेशन ये रही। मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखूं, यहाँ साइड में लिख देता हूँ। बल्क मॉडुलस हो जाएगा मेरे पास, ये v ऊपर ले जाओ, माइनस साइन भी लगा दो बाहर, dp बाय dv। छोटे छोटे चेंज थे ना ये, डेल्टा पी और डेल्टा वी को मैंने छोटा सा चेंज dp और छोटा सा चेंज dv लिख दिया। तो बल्क मॉडुलस निकालने के लिए इक्वेशन ये है। और अब गैस के लिए अपन इक्वेशन, अगर एडियाबेटिक प्रोसेस होती है तो पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये यूज कर सकते हैं। और पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट लो। तो पीवी की पावर गामा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करो और डीपी बाय डीवी निकालो, वो रख दो वहां। डीपी बाय डीवी की वैल्यू रखोगे तो बल्क मॉडुलस आ जाएगा। यस सर। है ना, डिफरेंशिएशन अब आता है तो आप कर सकते हो। डीपी बाय डीवी प्रेशर का वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालो और वो रख दो तो ये आ जाएगा। तो ये उठा के रख दूं तो वेव वेलोसिटी, साउंड वेव की वेलोसिटी, ये एस फॉर साउंड वेव लगा रहा हूं मैं, वो इक्वेशन आती है रूट गामा पी बाय रो। डेंसिटी, गैस की डेंसिटी उसको लिख सकते हो, उसका जो भी मास है अपॉन वॉल्यूम, मास को लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वॉल्यूम को ऊपर भेज दिया। और पीवी को चाहो तो एनआरटी लिख दो, आइडियल गैस की अगर बात कर रहे हैं अपन तो जगह रूट गामा आरटी बाय मॉलिक्यूलर वेट, कैपिटल एम यहां पर है मॉलिक्यूलर वेट। क्वेश्चन समझ में आ रही है ये कैपिटल एम यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट है, मैंने टोटल मास को लिखा नंबर ऑफ मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट बच गया, नंबर ऑफ मोल कैंसिल हो गया ऊपर एन से, पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाया तो। नाउ दिस इक्वेशन गिव्स मी वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ मीडियम। और ये हमें दिख रहा है कि आखिरी वाले एक्सप्रेशन से देखिए, मीडियम में टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी और मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करेगी। तो अगर आप ऐसी गैस ले लो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है तो उसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड कम आएगी, और ऐसी गैस जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है उसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड ज्यादा आएगी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेव स्पीड बढ़ेगी। गर्मियों में साउंड वेव ज्यादा तेजी से चलती है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, और ठंड में साउंड थोड़ा धीरे कम स्पीड से चलता है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है क्योंकि इतना बड़ा टेम्परेचर डिफरेंस नहीं आता है समर और इसमें। चलो, क्या ये इक्वेशन समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, अपन एयर, अपनी जो आसपास सराउंडिंग है उस एयर की बात करें, इस एयर का मीन मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट याद है आपको, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट एयर का, इट इज 29। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर इज 29। क्यों? 70% तो नाइट्रोजन है और बची हुई में से मोस्ट ऑफ चीज 29% के आसपास ऑक्सीजन है। Am I right? सही बोल रहा हूँ क्या मैं? यस सर। है ना। तो ऑक्सीजन 30% के आसपास है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 16 मॉलिक्यूलर वेट
एटॉमिक 32 32 नाइट्रोजन का 28 28 तो 70% 28 एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट वाली गैस है। 30% के आसपास कितनी 32 मॉलिक्यूलर वेट वाली गैस है। तो इनको मिलाकर देखोगे एवरेज निकालोगे 70% ऑफ 28 प्लस 30% ऑफ 32 डिवाइड बाय 100 ऐसा करके देखोगे तो 29 के आसपास आता है। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर इज 29 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर इज 29 वो रख दो यहाँ। तो आपको साउंड की एयर में स्पीड क्या होगी वो मिल जाएगा। टेम्परेचर रख दो और गामा रख दो। गामा CP/CV होता है तो CP/CV रखना पड़ेगा आपको। चलिए अब मान लो कि एयर मॉइस्ट है बारिश के दिन हो रहे हैं तो एयर के अंदर पानी भी हो जाता है। मॉइस्ट एयर है ह्यूमिडिटी की वजह से पानी में बहुत एयर में बहुत सारा पानी भी है। अब पानी बढ़ने से क्या होगा कि एयर में 18 मॉलिक्यूलर वेट वाली चीज ऐड हो रही है। वाटर के मॉलिक्यूल का जो वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट वो 18 होता है। तो 18 मॉलिक्यूलर वेट वाली चीज हो रही है तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा बढ़ेगा कि कम होगा? कम हो जाएगा सर। कम हो जाएगा है ना। तो जब मॉइस्ट एयर होगी तो उसमें स्पीड का क्या होगा? बढ़ेगी मॉलिक्यूलर सर। बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही है। मॉलिक्यूलर वेट कम हो रहा है तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बारिश के दिनों में साउंड की स्पीड बढ़ती है कि कम होती है? तो बढ़ जाती है बिकॉज एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर कम हो जाता है। ठीक है ओके। अच्छा ये जो एडियाबेटिक प्रोसेस मान रहा था मैं साउंड वेव का प्रोपोगेशन वो पहले हमको समझ नहीं आया था। ये लाप्लास नाम के एक साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि साउंड वेव जो ट्रेवल करती है एयर में से तो इतना तेजी से ट्रेवल कर पाती है कि जो प्रोसेस है अपन उसे एडियाबेटिक ले सकते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब जिसमें हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है सराउंडिंग से। पहले न्यूटन ने प्रपोज करा था कि साउंड वेव कैसी है आइसोथर्मल प्रोसेस है। साउंड वेव का एयर में ट्रेवल होना आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस लेना तो ये बल्क मॉडुलस सिर्फ प्रेशर के बराबर आता है क्योंकि आइसोथर्मल में पीवी इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है आइसोथर्मल प्रोसेस लेते हैं तो वेलोसिटी कम आ रही थी। तो लाप्लास नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि नहीं ये एडियाबेटिक प्रोसेस होती है इसलिए यहाँ गामा आया था। तो इसको लाप्लास करेक्शन भी बोलते हैं। गामा लगाने वाली प्रोसेस जो है ये कि बल्क मॉडुलस अपन गामा पी ले रहे हैं इसको लाप्लास करेक्शन बोलते हैं। न्यूटन के हिसाब से न्यूटन ने तो बोल दिया था कि बी को आपको पी लेना चाहिए। तो न्यूटन बोल रहे थे कि स्पीड ऑफ साउंड वो आना चाहिए √RT/n। न्यूटन के हिसाब से साउंड की स्पीड ये आना चाहिए थी पर एक्चुअली होती ये थी ये वाले फॉर्मूले से मैच ही नहीं कर रही थी वैल्यूज। हम जो प्रैक्टिकली निकालते हैं साउंड की स्पीड 330 मीटर पर सेकेंड वो और जो न्यूटन के फॉर्मूले से आई वो मैच ही नहीं कर रही थी। समझ में आई क्या बात? ये ना तो न्यूटन ने यहाँ पे गलती करी थी। गलती क्या करी थी पता नहीं था। ठीक है प्रैक्टिकल धीरे धीरे पता चला बाद में। ओके तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्लियर? Yes, sir. बहुत बढ़िया। ठीक है उसके बाद फिर जब ह्यूमन अपन लोग बात करते हैं तो आप लोग एक मेल और फीमेल की वॉइस में कुछ डिफरेंशिएट कर पाते हो? सुन के समझ में आता है ना कि लड़की की आवाज है कि लड़के की आवाज है? क्या डिफरेंस होता है उनकी साउंड्स में? क्या डिफरेंस होता है? फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस। फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होता है पिच में डिफरेंस होता है। वेरी गुड। हम अपनी नॉर्मल बोलचाल की भाषा में मतलब हिंदी में नहीं इंग्लिश में बात करें अगर तो पिच एक क्वांटिटी है जिससे हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं मेल एंड फीमेल वॉइस में। मेल वॉइस आर नॉर्मली लोअर पिच। मेल आवाज भारी होती है और फीमेल्स की आवाज थोड़ी सी पतली होती है। अच्छा आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है तो सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई इसकी सभी लड़कियों को। और मतलब मुझे तो लगता है कि ये जो सेंचुरी चल रही है 21st सेंचुरी है तो पूरी महिलाओं की सेंचुरी है। तो सभी लोग आप अच्छा कर रही हो बढ़िया है। तो फीमेल वॉइस जो होती है जैसे कभी बीच में वर्षा बोलती है तो आप समझ जाते हो वर्षा बोल रही है ना। कभी लड़का बोलता है तो वो भी आपको समझ में आ जाता है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है फ्रीक्वेंसी का। फीमेल वॉइस जो वोकल कॉर्ड होती है उनकी वो हाई फ्रीक्वेंसी ज्यादा प्रोड्यूस करती है। यहाँ पर भी वो आगे देखो मेल से ज्यादा फ्रीक्वेंसीज की साउंड जनरेट करती है। मेल वॉइस की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम होती है इसलिए थोड़ी भारी लगती है सुनने में। तो यहाँ जो सबसे बड़ा डिस्टिंक्ट फैक्टर होता है फीमेल वॉइस इज हायर पिच। उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो अपन बोलते हैं हायर पिच की।
तो हम बोलचाल की भाषा में इस वर्ड फ्रीक्वेंसी को यूज नहीं करते, हम पिच वर्ड यूज करते हैं। तो पिच का रिलेशन डायरेक्टली होता है विद फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलिए ओके। उसके बाद जो क्वांटिटी हम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं वो लाउडनेस। जैसे मैं धीरे बोलूं, मैं कम लाउड बोल रहा हूँ, मैं बहुत जोर से बोलूं, ज्यादा लाउड बोल रहा हूँ। तो लाउडनेस एक जनरल वर्ड है जो अपन बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, विच इज रिलेटेड विद इंटेंसिटी। विच इज रिलेटेड विद इंटेंसिटी, साउंड कितना इंटेंस है, कितनी ज्यादा एनर्जी कैरी कर रहा है पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, उसको अपन लाउडनेस से मेजर करते हैं। लाउडनेस इज जस्ट रिलेटेड टू इंटेंसिटी। फिर नॉर्मल अपन कुछ सिंगर जब गाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोग गाएंगे तो हमें अच्छा नहीं लगता, जिनको सिंगर नहीं बोलते अपन। ठीक है, तो इनमें फर्क क्या है? तो साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका वेवफॉर्म कैसा है, कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी से कंबाइंड होकर वो बना है ना। कुछ लोग जब गाते हैं तो अपन बोलते हैं कि सुर में गा रहे हैं, कुछ लोग गाते हैं तो बोलते बेसुरे गा रहे हैं। तो इनमें फर्क क्या होता है, सुर और बेसुर, इसमें फर्क क्या होता है? इसमें फर्क होता है वेवफॉर्म का। वेवफॉर्म मतलब कि किन किन फ्रीक्वेंसी से कॉम्बिनेशन से साउंड प्रोड्यूस हुआ है। वो फ्रीक्वेंसीज अगर जो सुर में गाता है उसमें पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है फ्रीक्वेंसीज का, वो जो बेसुरे होते हैं उनकी साउंड की फ्रीक्वेंसीज में रेंडमनेस होती है, दैट्स व्हाई हमें वो सुनने में अच्छा नहीं लगता। तो सुर या बेसुरा होना वो रिलेट होता है विद वेवफॉर्म। वेवफॉर्म का मतलब हो गया कि कौन कौन से फ्रीक्वेंसीज का साउंड वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है, द कलेक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो अपन वर्ड यूज करते हैं उसका थोड़ा साइंटिफिक मतलब, हमारे जो फिजिक्स में हम वर्ड यूज करते हैं उनके साथ नॉर्मल डे टू लाइफ के वर्ड का क्या रिलेशन है वो अपन देख रहे थे। तो पिच इज रिलेटेड विद फ्रीक्वेंसी, लाउडनेस इज रिलेटेड विद इंटेंसिटी, एंड सुर या बेसुरा होना मतलब कि वेव, सुरीला होना क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्वालिटी बोल दो, क्वालिटी इज रिलेटेड विद वेव फॉर्म, कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी है वहां पर, उनसे रिलेशन होता है। तो ये समझ में आ रहा है आपको? चलो, यस सर। बहुत यस बढ़िया, सर। है ना। तो अपन ने साउंड वेव स्टार्ट करा, साउंड वेव की बातें करी, साउंड वेव की अपन ने इक्वेशंस वगैरह कुछ चीजें देखी। अब एनर्जी की ओर बातें कर लेते। साउंड वेव की एनर्जी, जब साउंड वेव ट्रेवल कर रही है तो वो भी एनर्जी लेके जा रही है, कुछ किस फॉर्म में एनर्जी लेके जा रही है? तो साउंड वेव में मीडियम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है, तो मीडियम पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी है ही, काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पर। साथ ही साथ मीडियम में हमने देखा कि वॉल्यूम स्ट्रेन क्रिएट हो रही है, तो एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो ये दोनों एनर्जीज के फॉर्मूले क्या आते हैं वो देख लेते हैं। ड्रॉप पर जब अपन ने वेव पढ़ी थी तो वहां पर एनर्जी को पर यूनिट लेंथ लिखा था, डी के ई बाई डी एक्स ऐसा लिखा था। तो छोटी सी लेंथ डी एक्स में कितनी काइनेटिक एनर्जी है। यहाँ साउंड वेव में क्या होता है कि पूरे वॉल्यूम में वॉल्यूम में साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिख के चलते हैं अपन, यहाँ एनर्जीज को पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म में बात करते हैं। तो छोटी सी काइनेटिक एनर्जी जो छोटे से वॉल्यूम में जा रही है, डीवी वॉल्यूम, नीचे वॉल्यूम दिया नहीं है, छोटी सी काइनेटिक एनर्जी छोटे से वॉल्यूम में जो जा रही है, वो कैसे निकालेंगे? ये इक्वेशन थी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल की, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मिल जाएगी। वेलोसिटी मिलने के बाद हाफ एम वी स्क्वायर लगा दो तो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। और तुम्हें वॉल्यूम से डिवाइड करना है, तो मास को वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो डेंसिटी आ जाएगा, डेंसिटी इनटू काइनेटिक एनर्जी के लिए स्पीड की है, स्पीड को लिख देना डेल एच बाय डेल टी, ये आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला। समझ में आ रहा है फॉर्मूला कैसे निकाला मैंने? मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया मैंने तो डेंसिटी लिख दिया, और हाफ एम वी स्क्वायर वेलोसिटी के लिए क्या करा, डेल एच बाय डेल टी, ये डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दिया। तो जनरल फॉर्मूला आ गया काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का। ऐसे आप पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिखना, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन होता है उसका फॉर्मूला, मुझे ऐसा याद है। ठीक है, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन जैसा कुछ होता है ना। तो वो अगर अपन करें तो आ जाता है हाफ बी डेल वी बाय डेल वी, और ये सॉल्व होकर आता था डेल एस बाय डेल एक्स, तो डेल एस बाय डेल एक्स का स्क्वायर आ जाता है यहाँ पे, हाफ बी इंटू स्ट्रेन जो वॉल्यूम स्ट्रेन थी उसका स्क्वायर, ये आ जाता है फॉर्मूला सॉल्व करके, डेल यू बाय डेल वी, पर यूनिट वॉल्यूम कितनी पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला।
जैसे अपन ने रो पर वेव पढ़ी थी तो पहले मैंने फॉर्मूले बताए थे जनरल, उसके बाद फिर साइनसोइडल इक्वेशन में इनकी वैल्यू क्या आएगी वो बताई थी। तो आप साइनसोइडल इक्वेशन रखकर आप इनकी वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। यहाँ पर अगर निकाले आप फॉर्मुलेज आगे तो बिल्कुल स्ट्रिंग वेव जैसे फॉर्मुले बनते हैं। स्ट्रिंग वेव में अपन है ना पर यूनिट लेंथ लिखते थे, यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम लिखा है। स्ट्रिंग वेव में म्यू लिखते थे अपन, म्यू मास पर यूनिट लेंथ आता था, यहाँ डेंसिटी आ जाती है, बस इतना फर्क है। बाकी फॉर्मुले वैसे आते हैं। जैसे डिफरेंशिएट कर दो डेल एस बाय डेल टी और रखो तो छोटी सी काइनेटिक एनर्जी अपॉन छोटा सा वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला आ जाता है मेरे पास 1/2 रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के। इफ यू रिमेंबर जो स्ट्रिंग में फॉर्मूले पढ़े थे यहाँ पे म्यू था, अभी यहाँ रो है, बाकी पूरी इक्वेशन सेम है। और सेम काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जैसे ही एक्सप्रेशन आएगा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का। जैसा स्ट्रिंग वेव में पढ़ा था कि दोनों एनर्जी एक ही फेज में होती है, एक ही साथ ऑसिलेट करती है, यहाँ पर भी वही होता है, एक ही फेज में होती है, एक ही साथ ऑसिलेट करती है। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला भी सेम आता है। ठीक है, फिर इसकी एवरेज वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, टोटल एनर्जी लिखना। तो सारी चीजें सिमिलर हो रही है, बस म्यू के बदले रो कर देना है। तो अब आप आगे आप बढ़ना और म्यू के बदले बस रो करते जाना। जैसे इंटेंसिटी की बात करूं तो इंटेंसिटी स्ट्रिंग वेव में और यहाँ पर उनके लिए तो फॉर्मूला सेम ही आ जाता है, वो आ जाता है मेरे पास हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बी। इंटेंसिटी तो वहां पर भी अपन पर यूनिट वॉल्यूम बोलते हैं, सॉरी पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, यहाँ पर भी सेम ही आता है फॉर्मूला कन्वर्ट करके। इंटेंसिटी आती है हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बी। ये आ रहा है क्या समझ में कुछ? सारे फॉर्मूले सिमिलर है, तो आप जैसा स्ट्रिंग में पढ़ा था वैसे आप पूरा कॉपी पेस्ट करके फॉर्मूले लिख सकते हो। तो हमने पढ़ा साउंड वेव जब ट्रेवल करती है मीडियम में तो साउंड वेव की इक्वेशन, उनकी क्वालिटी, कुछ वेव स्पीड के बारे में चीजें पढ़ी है, काफी बेसिक बेसिक चीजें कंप्लीट कर ली अपन ने। ओके, देखिए आप एक बार अच्छे से इन पे बेस कुछ क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो आप आ जाइए बिगिनर बॉक्स 1 में। नेक्स्ट जो अपना मॉड्यूल है, मॉड्यूल के अंदर नेक्स्ट जो पैकेज है, सॉरी नेक्स्ट जो चैप्टर है, पेज नंबर 127 पे जाके देखो, उसी मॉड्यूल में NP4 जो भेजा था मैंने आपको 127, उसमें बिगिनर बॉक्स 1 है ना, बिगिनर बॉक्स 1 उस पे आ जाओ। BB1, चलो BB1 का क्वेश्चन नंबर 8, BB1 का क्वेश्चन नंबर 8 करो अभी। BB1 क्वेश्चन नंबर 8 अभी करो। BB1 क्वेश्चन नंबर 8 अभी करिए। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आपके लिए। BB1 का क्वेश्चन नंबर 8, keeping the temperature constant, keeping the temperature constant, if pressure is doubled, if pressure is doubled, then the velocity of sound in gas will be, keeping the temperature constant, if pressure is doubled, then the velocity of sound in gas will be। टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर डबल कर दिया है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर डबल कर दिया है, तो वेलोसिटी का क्या होगा जल्दी से बताओ। कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर इज डबल्ड, आंसर बताइए क्या होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ साउंड का क्या होना चाहिए। एक आंसर आया मेरे पास सुमित का, और भी सोच के बताइए जल्दी से आंसर। आवाज को भी आया, देवेश का भी आया।
इसका आंसर होना चाहिए डजंट चेंज। अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं, दिस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड नहीं बदलना चाहिए। टेम्परेचर के अलावा बाकी कोई चीज आपने बदली है ही नहीं वहां। अब वो आखिरी वाले एक्सप्रेशन से देखिए, गामा आर टी बाय एम, दैट एक्सप्रेशन इज सीन। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखने की वजह से कोई आपने गैस तो चेंज करी है नहीं, तो गामा चेंज नहीं होगा, उसका मॉलिक्यूलर वेट चेंज नहीं होगा, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये एक्सप्रेशन मिसलीडिंग होता है, इसमें बच्चे फंस जाते हैं। प्रेशर डबल करने के लिए क्या करोगे आप कैसे प्रेशर को डबल कर सकते हो? ठीक है, आप प्रेशर कैसे डबल कर सकते हो जब टेम्परेचर कांस्टेंट है? तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में प्रेशर आपने डबल करा तो वॉल्यूम आधा कर दिया होगा, पर वॉल्यूम आधा करने से आपने मास पर यूनिट लेंथ इस सब का कुछ चेंज थोड़ी, नीचे जो मॉलिक्यूलर वेट है वो थोड़ी बदला होगा, गैस का गामा थोड़ी बदला होगा। तो लास्ट वाला फॉर्मूला सही होता है, उससे चीजें देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, वॉल्यूम चेंज कर रहे हो तो रो भी बदल गया होगा, तो प्रेशर चेंज करने से रो भी बदलेगा, इसलिए ये फॉर्मूला मिसलीडिंग हो जाता है, इससे गलत चीज आ सकती है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालने के लिए इससे नहीं, वो आखिरी वाले फॉर्मूले से देखना चाहिए, और उससे देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि कोई चेंज नहीं होना चाहिए। आ रहा है ये? यस सर। यस सर। चलिए, वेरी गुड। ओके, इसके अलावा फिर एक छोटी सी चीज और अपन को समझना है, साउंड की जो लाउडनेस होती है, उसकी जो इंटेंसिटी होती है, उसको नॉर्मली अपन डीबी पे भी मेजर करते हैं, डेसिबल्स, डीबी। इंटेंसिटी इन डीबी ये कैसे लिखी जाती है वो समझ लेते हैं अपन। डेसिबल वो होती है 10 log intensity ऑफ साउंड अपॉन अ रेफरेंस इंटेंसिटी, दैट रेफरेंस इंटेंसिटी इज 10⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। किसी साउंड की जो इंटेंसिटी है उसको मेजर करने का एक तरीका होता है डेसिबल। डेसिबल, जब आपको इंटेंसिटी डेसिबल में निकालनी है तो आप क्या करते हैं, जो भी साउंड की इंटेंसिटी है उसको आई नॉट से डिवाइड करते हैं। आई नॉट इज 10⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये 10⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर वो इंटेंसिटी है, वो मिनिमम इंटेंसिटी जो हम सुन सकते हैं। हम जो कम से कम इंटेंसिटी सुन सकते हैं वो होती है 10⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। इससे डिवाइड कर दो तो रिलेटिव इंटेंसिटी आई कि मिनिमम का कितना टाइम्स इंटेंसिटी है वो निकल गया। इसका लॉग लिया यहाँ पे बेस 10 पे लॉग होता है। इसके बाद जो रेशो आता है, जो लॉग आता है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो उसे बोलते हैं डेसीबेल। डेसी फॉर दिस 10 और बेल, डेसीबेल। इस तरह से इंटेंसिटी मेजर करी जाती है डेसीबेल में। और अगर अपने पास पॉइंट सोर्स है साउंड का, फॉर पॉइंट सोर्स, तो इंटेंसिटी को लिखेंगे उसकी जो भी पावर है अपॉन 4πr²। पॉइंट सोर्स की जो पावर होती है पूरे स्फीयर के एरिया पे फैलती है, तो पॉइंट सोर्स की इंटेंसिटी 1/r² पे डिपेंड करेगी। मतलब कि आप किसी लोकेशन पे खड़े हो, उस लोकेशन से सोर्स की डिस्टेंस मान लो 2 मीटर है, वहां पे इंटेंसिटी आई है। अब सोर्स से 4 मीटर पे इंटेंसिटी पूछी, तो 4 मीटर पे डिस्टेंस क्योंकि डबल कर दिए, पहले 2 मीटर पे इंटेंसिटी आई थी, अब 4 मीटर के लिए डिस्टेंस तुमने डबल करी तो इंटेंसिटी 1/4 हो जाएगी। यार समझ में? यस सर। है ना? यस तो सर। आपको ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि सोर्स की इंटेंसिटी इतनी डिस्टेंस पे ये है, तो इतनी डिस्टेंस पे क्या होगी, उसके लिए अपन ये इंटेंसिटी पावर बाय 4πr² होती है, ये यूज कर सकते हैं। अगर आपको डीबी में पूछ ली जाए तो उसकी इक्वेशन भी हमारे पास है। जो आई नॉट होता है वो क्या होता है, वो मिनिमम इंटेंसिटी जो हमारा ह्यूमन ईयर सुन सकता है। ठीक है, तो इन सबसे रिलेटेड आप क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए, तो आपका होमवर्क क्या, अभी बीबी 1 पूरा करके लाना है। तो अभी मैंने क्वेश्चन कराया आपको, बीबी 1 का एक क्वेश्चन कराया, तो इस बिगन बॉक्स में बाकी क्वेश्चन अगर आप देखें तो इसी चीज पे है, इंटेंसिटीज वगैरह पे बेस्ड क्वेश्चंस मिल रहे हैं आपको। पिच का एक क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, बहुत आसान क्वेश्चन दिख रहा है पिच वाला जो है, तो बीबी 1 पूरा हो जाएगा। बीबी 1 करिए, उसके पहले 2 इलस्ट्रेशन दिए वो भी करना है आपको, उसके पहले जो थ्योरी है वो एक बार देखिए, है ना, इतनी चीज कंप्लीट करिए। तो आज अपन अपना ऑफिशियल टाइम भी होने ही वाला है, तो एक काम करते हैं यहीं रुकते हैं, क्योंकि इसके आगे की जो चीज है वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे अपन। साउंड वेव में जो अपन ने स्ट्रिंग वेव पे पढ़ा था ना, स्टैंडिंग वेव बनती है, वही साउंड वेव भी पढ़ेंगे अपन। तो थोड़ा सा बड़ा पोर्शन है वो, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सर अच्छा, एक बार ये डीबी का क्वेश्चन बता दीजिएगा। हाँ, डीबी का क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, जस्ट अ सेकेंड।
देखो जैसे डीबी का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 देखो बिगिनर बॉक्स का क्वेश्चन क्या दिया है, इंटेंसिटी लेवल ऑफ अ साउंड ऑफ इंटेंसिटी आई इज 30 dB। किसी साउंड की इंटेंसिटी आई है, उसका इंटेंसिटी लेवल 30 dB है। द रेशियो आई बाय आई नॉट इज, अब आई बाय आई नॉट का रेशियो पूछा है। साउंड की इंटेंसिटी 30 dB दी है आपको और आई बाय आई नॉट क्या है ये पूछा है। तो जो साउंड की इंटेंसिटी है डीबी में वो दिया है आपको 30 dB, वो होना चाहिए 10 log बेस 10 पे आई बाय आई। तो ये 30 यहाँ 10 डिवाइड करके 3 आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब log बेस 10 आई बाय आई नॉट या आ रहा है 3। लॉग की डेफिनेशन से log बेस 10 पे किसी का 3 है, इसका मतलब वो रेशो क्या होना चाहिए 10 to the power 3 1000 यस बस। तो आई बाय आई नॉट का रेशो आ गया। सर हाँ दो रूप्स के दो रूप्स है जिनका म्यू अलग है, तो उनके इंटरसेक्शन पे नोड बनेगा या एंटी नोड? दो रोप के म्यू अलग है तो इंटरसेक्शन पे देखो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है आपसे और क्वेश्चन में क्या दिया है। लाइट रोप से वेव चल के जा रही थी और फिर हेवी में जा रही है, तो लाइट रोप से जब वेव चल के आती है तो नोड से उससे जब रिफ्लेक्ट होके आएगी तो वहां बनना चाहिए नोड, क्योंकि रिफ्लेक्शन में पाई का फेज डिफरेंस आ जाएगा। तो लाइट रोप के अंदर वो नोड जैसा बिहेव करना चाहिए पाई का फेज डिफरेंस होने की वजह से। हेवी रोप से वेव चल के आ रही है तो वहां अलग चीज हो सकती है। क्वेश्चंस में कभी मैक्सिमम क्वेश्चन में तो नोट जैसा ही दे के रखते हैं वो लोग, वो लिख देते हैं कि नोट बनेगा, है ना, ऐसा दे देते हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिलेगा जहाँ पे वहां पे नोट बनाया हो, पर मैंने ऐसे क्वेश्चन देखे एससीबी में है ऐसा क्वेश्चन जहाँ पे एंटी नोट भी बना है। तो ये डिपेंड करता है कि वेव किस मीडियम से चल के कहाँ जा रही थी, है ना। और क्वेश्चन में मैक्सिमम जगह पे इसे नोट लेके चलते हैं। क्लियर? यस सर। ओके बच्चों, ठीक है। चलो बच्चों, अब मेरी नेक्स्ट क्लास भी है तो अपन अभी यहीं रुकते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, तो आपको होमवर्क जो दिया है वो करके लाइएगा। इज इट क्लियर? यस थैंक यू Yes, बच्चों, sir. थैंक यू। मैं अब आप में से किसी को Thank you, host बना sir. रहा हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ थैंक यू। यू सर। थैंक यू। कमलेश आपको होस्ट बना रहा हूँ मैं। ओके सर। आवाज को होस्ट बना रहा हूँ, आवाज को। ठीक है, तो आवाज के नाम पे क्लिक हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।